ओके नमस्कार। आपका स्वागत है नेक्स्ट टॉपिक में। अपना एंशियंट हिस्ट्री चल रहा है। एंशियंट हिस्ट्री में हम प्रागैतिहासिक काल कर चुके हैं। उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता हम देख चुके हैं, यानी आद्य ऐतिहासिक काल का समय देख चुके हैं। अब ऐतिहासिक काल में हम पहला टॉपिक ले रहे हैं वैदिक युग। और इस वैदिक युग के दो भाग मैंने आपको बताए। वैदिक युग का जो टाइम पीरियड है 1500 BC से 500 BC या 600 BC मान सकते हो। ओके, और इसके दो भाग हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को और ऋग्वैदिक एज पीरियड बोला जाता है इंग्लिश में, एंड उत्तर वैदिक युग को लेटर वैदिक एज बोला जाता है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल का अगर समय देखेंगे आप तो 1500 से 1000 BC के आसपास है, और उत्तर वैदिक का 1000 से 500 BC या 1000 से 600 BC फिक्स नहीं है, फिर भी अनुमानतः इतना माना जाता है। तो हम अपना ये टॉपिक शुरू करते हैं, वैदिक युग। ठीक है, वैदिक सभ्यता आप इस तरीके से देख सकते हैं। वैदिक सभ्यता के लिए मैंने कुछ इमेज लगाए हैं। वैदिक सभ्यता नाम आते ही इस तरीके की गुरुकुल पद्धति, ऋषि मुनि आपकी नज़र में आ जाने चाहिए, और एक ग्रामीण समाज नज़र में आ जाना चाहिए। इस तरीके से लोग एक जगह पे गांव में रह रहे हैं और इनके पास में घोड़ा है और एक पूरी फैमिली बनने लग गई है, समाज बनने लग गई है और सभ्यता बनने लग गई है। ऋग्वैदिक काल के दो भाग, वैदिक सभ्यता के दो भाग, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। टाइम पीरियड ये मैं बता चुका हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। 600 की जगह 550 500 हो सकता है, 600 मान लीजिए आप, बेटर है। ओके, ये जो सभ्यता थी वो आर्यों के द्वारा विकसित की गई थी, जिसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है, या आर्य सभ्यता के नाम से। सभ्यता का मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। सभ्यता का मतलब क्या होता है, जिनकी खुद की कला संस्कृति होती है और डेवलप्ड जीवन जीने की कला शैली होती है। ओके, अब पहला सवाल आता है कि आर्य शब्द आपने बोला, तो ये कौन है आर्य? वो आर दी आर्यंस। आर्यन कौन है? वे लोग जो इंडो यूरोपियन भाषा बोलते थे। एक्चुअली में ये जो आर्य शब्द है, ये आर्य शब्द जो है वो एक कोई जाति या निर्जाति नहीं है। जाति या निर्जाति नहीं है, ऐसा समझ सकते हैं कि आप वो सोच में आए कि आर्यन कोई स्पेशल जाति, एक ही जाति के लोगों। एक्चुअली में ये एक भाषीय ग्रुप है, भाषा का ग्रुप है, लिंग्विस्टिक ग्रुप है। ठीक है, तो इसमें बहुत अलग अलग जातियाँ और निर्जातियाँ शामिल हैं जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलती हैं। आर्य एक भाषाई समूह है, जातीय समूह नहीं है। कीप इट माइंड, ये जातीय समूह नहीं है। ओके, आर्य का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ, नोबल करेक्टर। आर्य का अर्थ होता है नोबल करेक्टर, यानी जो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, और फ्री बॉर्न, जो आज़ाद जन्म हुआ। उस तरीके से आर्य का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। ओके, आर्य आज के समय पे भी बहुत सा यूज किया जाता है। आर्य समाज बनाया जा चुका है अपने यहाँ दयानंद सरस्वती के द्वारा, जिसकी स्थापना की गई थी, और वो बात यही बोलते हैं, वेदों की ओर चलो। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं कि ये फ्रॉम वेयर डिड आर्यंस कम्स। आपको समझ में आ गया आर्य कौन थे। फिर आया कि आर्य कहाँ से आए, दिमाग में आता है, तो उसके लिए अलग अलग मतभेद हैं। जैसा मैंने बताया, हिस्ट्री में कभी भी आप 100% ट्रुथ नहीं बोल सकते हैं। तो मैक्स मुलर नाम के एक विद्वान हैं, उन्होंने बोला कि आर्य जो है वो सेंट्रल एशिया से आए हैं। ओके, यानी मध्य एशिया से आए हैं। लोकमान्य तिलक जी मैक्स मुलर को खारिज करते हैं और बोलते हैं कि आर्कटिक सागर, आर्कटिक जो क्षेत्र है ऊपर की साइड में, वहाँ से आए हैं आर्य लोग। ठीक है, और स्वामी दयानंद सरस्वती बोलते हैं कि ये आर्य लोग जो हैं वो तिब्बत से आते हैं। आर्य नाम आते ही एक बार ध्यान रखना, ज़्यादातर हमारे जो उत्तर भारत में लोग रहते हैं वो आर्य ही माने जाएंगे, क्योंकि वो उसी लिंग्विस्टिक लैंग्वेज का ही हिस्सा हैं। आप अगर संस्कृत, अगर आपकी मदर टंग जैसे बोल सकते हैं, संस्कृत से ही हिंदी निकली है, बंगाली निकली है, भोजपुरी निकली है, पंजाबी निकली है, मराठी, गुजराती, ये सारी की सारी लैंग्वेज जो संस्कृत से निकली हैं। तो संस्कृत एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज थी, और इनको, इस लैंग्वेज को जानने वाले जो लोग थे वो आर्य कहलाते हैं। ओके, इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोला, तिब्बत को अपना घर बताया आर्यों का, और मेयर ने बताया कि आर्य जो हैं वो पामीर प्लेटू से है। तो इनमें से आप में किसी को झगड़ना नहीं है, किसी भी को मान सकते हो, बट सबसे ज़्यादा जो सटीक और सबसे ज़्यादा लॉजिकल जो है वो मैक्स मुलर की थ्योरी मानी जाती है। ठीक है, विवाद बहुत सारे अपनी जगह हैं, और लेकिन मैक्स मुलर की थ्योरी को सटीक माना जाता है। मैप दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, देखिए ये अपना इंडिया है, यहाँ पे इंडिया, उस समय तो पाकिस्तान भी इंडिया का हिस्सा ही था। ओके, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे शुरुआत में आर्य इधर की साइड में आए, पहले आर्य इधर से यहाँ पे आए, और फिर उसके बाद में आर्यों का निवास स्थान यहाँ और यहाँ होने के बाद में धीरे धीरे माइग्रेट होना शुरू हुआ। और आर्य एक साथ में नहीं आए थे, अलग अलग टाइम पीरियड पे धीरे धीरे आते गए थे, यानी कारवान आते चले गए थे और इंडिया बनता चला गया। इस तरीके से ये आर्यों का ये वाला जो क्षेत्र है इसे मध्य एशिया बोला जाता है,
मध्य एशिया। इसी को थ्योरी जो दी है वो अपना मैक्स मुलर के द्वारा दी गई है, जिसे सर्वमान्य माना गया है। ये यूरोप वाला क्षेत्र है, यूरोप से पहले मध्य एशिया की साइड में आए वो आर्य, और उसके बाद में फिर वो भारत की तरफ प्रस्थान किया। ओके, तो ये आज के टाइम पे एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि आर्य कहाँ से आए, तो मध्य एशिया का ही आंसर लिखना पड़ेगा आपको। पूछा भी जाता है नॉर्मली, लेकिन उसमें साथ में दिया जाता है कि किस इतिहासकार के अनुसार आर्य मध्य एशिया से आए, तो मैक्स मुलर। अब इस मैक्स मुलर के तथ्य को एक अभिलेख मिला है जिसका नाम है बोगाज कोई नाम से। ये तुर्की में मिला है, इस्तानबुल नाम की जगह पे। यहाँ पे ये तुर्की है, ये इसमें इस्तानबुल नाम की जगह है यहाँ पे। वहाँ पे एक अभिलेख मिला है जिसमें आर्यों के जैसे देवताओं का वर्णन है और थोड़ा बहुत संस्कृत भाषा का वर्णन है। तो वहाँ से लगता है कि आर्यों का माइग्रेशन अपना मध्य एशिया से और यूरोपीय क्षेत्रों से हुआ है। ठीक है, चलो वहाँ से आने के बाद में आर्य सेटल कहाँ हुए। देखो आर्यों ने सेटलमेंट कहाँ शुरू किया। आर्यों का मैंने पीरियड बताया, 2 पीरियड। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 BC तक का। शुरुआत में आकर के वो लोग सप्त सिंधु क्षेत्र में सेटल हो गए और ब्रह्मवर्त क्षेत्र में हो गए। और जब उत्तर वैदिक युग आया तो 1000 से 600 BC के आसपास में वो लोग और आर्यभट्ट क्षेत्र में या गंगा यमुना क्षेत्र में प्रसारित हो गए। सप्त सिंधु का मतलब 7 नदियाँ जो सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। 7 नदियाँ कौन कौन सी हैं सिंधु की सहायक नदियाँ? एक तो है सबसे बड़ी सिंधु नदी है, इंडस रिवर जिसे आप बोलते हैं। इंडस रिवर ये जा रही है जो पाकिस्तान होके जाती है। इंडस के साथ में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और एक सरस्वती नदी। तो ये 6 नदियाँ और एक सबसे बड़ी नदी सिंधु नदी। तो इन सबको मिलाकर के सप्त सिंधु क्षेत्र बोला जाता है। तो आर्य शुरुआत में जब आए थे तो इस सप्त सिंधु वाले क्षेत्र में यहाँ पे रहने लग गए थे। ओके, शुरुआत में बसावट जो उन्होंने की थी वो एक तरीके से यहाँ अफगानिस्तान वाले क्षेत्र के आसपास ही की थी, बट धीरे धीरे यहाँ इधर आगे की साइड में माइग्रेट होना शुरू हुए आर्य। शुरुआत में आए तो वो अपना सप्त सिंधु क्षेत्र में, धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता गया वो इधर की साइड में बढ़ते गए और नीचे की साइड में बढ़ते गए, ऐसा माना जाता है। ओके, पहले जो ऋग्वैदिक काल में जो आर्य बसते थे वो सप्त सिंधु क्षेत्र में और ब्रह्मरथ क्षेत्र में। अब ब्रह्मरथ क्षेत्र कौन सा है? ये वाला जो क्षेत्र है ये ब्रह्मरथ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जो सरस्वती नदी के आसपास वाला क्षेत्र था। ओके, सरस्वती नदी विलुप्त हो गई। सरस्वती नदी थी, उसकी सहायक नदी थी बृहस्पति, और ये पूरा क्षेत्र जो था ब्रह्मरथ है। अब उत्तर वैदिक काल में आते आते समय आर्यभट्ट क्षेत्र में आ गए थे। अब ये वाला जो पूरा का पूरा बड़ा क्षेत्र देख रहे हैं, ये गंगा यमुना के बीच का जो मैदान है उसको शामिल करते हुए ये वाला जो क्षेत्र है ये आर्यभट्ट क्षेत्र कहलाता है। भारत का नाम भी आर्यभट्ट है, आप समझते होंगे, आर्यभट्ट तो बोलते हैं उसे, आर्यभट्ट। ठीक है, तो भारत का नाम भी आर्यभट्ट है। पुराने समय पे जो लेख मिले हैं, जो ग्रंथ मिले हैं, उनमें या तो नाम यूज किया गया है भारत जो नाम पड़ा वो भरत कोई कबीला था, उसके राजा थे, उनके नाम पे पड़ा था, और या ब्रह्मरथ नाम से जाना जाता है भारत को, या आर्यभट्ट नाम से जाना जाता है। ओके, ये आपको 7 नदियाँ मैं बता चुका हूँ, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और सरस्वती। ये 7 नदियाँ थी तो इसे सिंधु कहा जाता था। ओके, देखो आज के समय पे ये नदियाँ हैं इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, गोमती, कुर्रम, घग्गर और स्वात। ये नदियाँ हैं आज के समय पे, इनके नाम हैं। लेकिन जब जो वैदिक समय था, जब वेदों में जो इन नदियों के नाम मिले हैं वो इस तरीके से हैं: सिंधु, बितस्ता, अक्षिणी, पुरुषणी, विपस, सतुदारी। ये सतलज का नाम सतुदारी, और गोमती का नाम गोमल, कुर्रम का कुर्मू, और घग्गर का नाम दृष्टवती, स्वात का स्वास्तु। इस तरीके से पुराने समय पे वेदों में इन नदियों के नाम हमें मिले हैं। ठीक है, पूछा जा सकता है एग्जाम में किसी भी नदी का नाम दे करके, बताइए बितस्ता नदी कौन सी थी, तो झेलम नदी को बितस्ता नदी के नाम से जाना जाता था। अक्षिणी नदी कौन सी थी, तो चिनाब नदी। पुरुषनी नदी कौन सी थी, तो रावी नदी जो है वो पुरुषनी नदी थी। ओके, ऐसे पूछा जा सकता है, कुछ भी नाम पूछा जा सकता है। ओके, आगे चलते हैं। ऋग्वैदिक काल की मुख्य बातें अब बात करते हैं शुरुआत में ऋग्वैदिक काल की। आगे ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों को ही अलग अलग से एक साथ में ही डिवीजन करते हुए कंपैरिजन करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे ऋग्वैदिक काल की सबसे पहले मुख्य बातें देख लेते हैं। आर्य जो आए थे वो मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया से मैं अभी आपको बताया, मध्य एशिया से आए, और सबसे पहले उन्होंने बसावट जो कर ली वो अपने अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में कर ली थी। मैं एक बार दोबारा से यहाँ दिखा देता हूँ मैप में, ये वाला क्षेत्र मैप है। आर्य जो आए यहाँ पे मध्य एशिया है, मध्य एशिया से उन्होंने इधर की साइड में आना शुरू किया, और शुरुआत में वो अफगानिस्तान के आसपास में ही बस गए थे। धीरे धीरे आगे की साइड में वो माइग्रेट होते गए थे। ओके,
तो ये शुरुआत हो रही है वो ऋग्वैदिक काल के समय पे हो रही है। तो ऋग्वेद काल की मैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, फिर उसके बाद में उत्तर वैदिक काल की, फिर दोनों का कंपैरिजन करते हुए पढ़ेंगे। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में बसे। ओके, उसके बाद में ये ग्रामीण सभ्यता थी आर्यों की, और ये संस्कृत भाषा का उपयोग करते थे। संस्कृत भाषा जो है वो इंडो यूरोपियन भाषा है। प्रशासनिक इकाई क्या थी? आर्यों की प्रशासनिक इकाई में सबसे छोटा जो इकाई होती थी वो कुल होता था। कुल अगर मिल जाएं, 10-20 कुल मिल जाएं तो ग्राम बन जाता था, और ग्राम के मुखिया को ग्रामड़ी बोला जाता था। अगर 20-30 अगर ग्राम मिल जाएं तो बिस बन जाता था, और बिस के मुखिया को बिस्पति बोला जाता था। और अगर बिस मिल जाएं तो उनको बोला जाता था जन, और उनके मुखिया को राजन, और ये जन मिल जाएं तो उसे राष्ट्र बोला जाता। ऐसे समझ लीजिए, घर आज के समय के हिसाब से देखिए, घर घर मिल करके बहुत सारे घर मिल जाते हैं, 100 घर मिल जाते हैं तो गाँव बन जाता है। ठीक है, जब गांव मिल जाते हैं तो एक तहसील लेवल का तहसील बन जाती है। ओके, और जब तहसील मिल जाते हैं तो जनपद बन जाता है या एक जिला बन जाता है। ओके, इस तरीके से, और उसके बाद में अपना राष्ट्र या राज्य आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से अभी आपको सुनते होंगे यूपी में तो जिले को जनपद ही कहा जाता है। ठीक है, यूपी उत्तर प्रदेश में जिले का नाम एक तरीके से जनपद ही है। ओके, हाँ, ये आपको समझ में आ गया। बिस्पति, बिस का मुखिया कौन होगा? बिस्पति। जन का मुखिया राजन, और गांव का मुखिया ग्रामीणी। ओके, अन्य अधिकारी होते थे, पुरोहित होते थे राजा का साथ देने के लिए, और सेनानी होते थे सेना का नेतृत्व करने के लिए। एक्चुअली में जब ऋग्वैदिक काल शुरू हुआ था, ऋग्वैदिक काल, उस समय जनतंत्र था। राजा नाम का जो कोई व्यक्ति होता था या प्रमुख होता था, कबीले का जो प्रमुख होता था, वो लोगों के द्वारा चुना जाता था। ऐसा नहीं था, वंशानुगत नहीं था। ऐसा वंशानुगत नहीं था कि राजा का बेटा राजा बनेगा। उस समय लोग चुन करके राजा बनाते थे अपने कबीले में से किसी एक को, और उस राजा की सहायता के लिए पुरोहित होते थे, यानी पंडित होते थे, पुजारी होते थे जो कर्मकांड या धर्मशास्त्र का काम करते थे, और सेनापति होते थे जो सेना होती थी उनके पास में। ओके, उसके अलावा कुछ होते थे रत्नी नाम से, ये सूत का और रथकार के अधिकारी होते थे। पुरुप का मतलब होता है दुर्गपति। ये आपको ऋग्वेद में मिले हुए शब्द हैं, उनका अर्थ बता रहा हूँ। पुरुप का मतलब होता है दुर्गपति। डायरेक्टली एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि भाई पुरुप कौन होता था, और पूछा भी जाता है। आज के टाइम पे तो सबसे ज़्यादा ये बड़े बड़े एग्जाम में ऐसे ही शब्द ढूंढ लिए जाते हैं, पुरुप का मतलब बताइए। पुरुप का मतलब होता था दुर्गपति। ऐसे स्पस का मतलब होता था गुप्तचर। पुराने समय पे ऋग्वेद काल में राजा अपने पास में जनता के बारे में जानकारी को स्पष्ट के नाम से जाना जाता था। बाजपति एक शब्द है। बाजपति का मतलब होता है गोचर भूमि का अधिकारी। तो ये नाम आपको तो रटने ही पड़ेंगे, याद करने ही पड़ेंगे, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि बाजपति का मतलब क्या होता है, ऋग्वैदिक कालीन बाजपति का मतलब क्या होता है। ऐसे उग्र शब्द है, उप शब्द का मतलब है अपराधियों को पकड़ने वाला, तो ये नाम याद करना पड़ेगा। सभा और समिति दो शब्द हैं। सभा श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था होती थी। इसमें सभा के अंदर कम लोग होते थे, 10-20 लोग होते थे। जो बड़े बुजुर्ग और पंच पटेल होते थे उस टाइप में होते थे, वो सभा के अंदर होते थे। और समिति जो होती थी वो सामान्य जनता का संगठन होती। इसमें पूरे के पूरे जो समाज जो जनता जो होती थी सब आती थी, पूरा पूरा एक तरीके से शामिल हो जाते। 100, 200, 500 जितने भी लोग होते थे वो सब शामिल होते थे इसके अंदर। तो सभा जो होती थी बड़े बुजुर्गों की यानी संभ्रांत लोगों की संस्था होती थी, और समिति जो होती थी वो सामान्य जनता का संगठन होता था। और आजकल हमारे यहाँ पे भी सभा और समिति दो शब्द लिए गए हैं। भारत के लोकसभा राज्यसभा आप सुनते ही होंगे। गविष्टि मतलब होता था गाय के लिए युद्ध करने के लिए एक प्रयुक्त शब्द होता था कि बहुत उस समय ऋग्वेद काल में गाय जो थी वो उसका इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा था। तो गाय के लिए युद्ध किए जाते थे। गाय को संपत्ति माना जाता था। एक राज्य से दूसरे राज्य पर आक्रमण इसलिए किया जाता था ताकि गाय को अपने अधिकार में ले लिया जाए। उस समय ऋग्वैदिक कालीन बात चल रही है, तो खेती का इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, कृषि पे जोर नहीं था, ज़मीन की कोई वैल्यू नहीं थी। वैल्यू जो थी वो गाय की थी, गाय को ही संपत्ति माना जाता था। ठीक है, और गाय सबसे ज़्यादा पूजनीय है अपने ऋग्वेद में। तो गाय को एक तरीके से आदान प्रदान का साधन भी माना जाता था, संपत्ति भी माना जाता था। और गाय के लिए युद्ध होते थे तो गविष्टि युद्ध के लिए प्रयुक्त शब्द होता था। ओके, अब बात करते हैं ऋग्वेद उत्तर वैदिक कालीन की मुख्य बातें। समय तो आपको पता ही है, 1000 से 600 BC या 500 BC, पर नॉर्मली आप 600 BC वाला टाइम मान लीजिए। ओके, उसके बाद में इसमें ग्रंथ कौन से हैं? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये तो 3 ऋग्वेद के वाले वेद हो गए। देखो वेद जो हैं वो 4 हैं, आपको पता ही है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद
अथर्ववेद, ठीक है। ये 4 वेद हैं। शुरुआत वाला जो वेद था उसे लिखने में आप लगा लीजिए 1500 से 1000 बीसीसी के बीच में लिखा गया। तो वो धीरे धीरे लिखा गया था, अलग अलग ऋषि मुनियों के द्वारा जो एक्सपीरियंस करते जा रहे थे उनसे साथ में लिखा गया था। वैसे वेदों का संकलन करता महर्षि वेदव्यास को बोला जाता है। उत्तर वैदिक कालीन के जो अन्य ग्रंथ हैं वो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हैं। और उसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ आ गए, अरण्यक ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, महाकाव्य हैं, वेदांग हैं, ठीक है। अब इन सभी को मैं पूरी डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, एग्जाम की दृष्टि से ही है। तो आगे जब भी अपना फुल कोर्स होगा उसमें पूरा दिखाऊंगा, यहाँ पे पूरा डिटेल में समझाऊंगा अरण्यक कितने प्रकार के हैं, ब्राह्मण ग्रंथ और ये सब। अरण्यक जंगलों में रहने वाले जो ऋषि मुनि थे उनके द्वारा बनाए जाते थे। उपनिषद मतलब उप का मतलब होता है पास आइए, निषद यानी बैठ जाइए, पास आकर बैठने पे गुरु के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता था। महाकाव्य में रामायण और महाभारत शामिल हैं। वेदांग जो हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं। इनका सूत्र जो एक तरीके से सार जो था वो वेदांग के अंदर शामिल कर दिया गया था। लेकिन अब बात कर रहे हैं उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल में धर्म के अंदर जटिलताएं आ गई हैं। ऋग्वैदिक कालीन जो समाज था बहुत अच्छा था, कर्मकांड अधिक हो गए हैं। उत्तर वैदिक कालीन में स्त्रियों की स्थितियां कमज़ोर हो गई हैं, ब्राह्मणों का प्रभुत्व अधिक हो गया है, जाति व्यवस्था और जन्म आधारित हो गई है, छुआछूत और ऊंच नीच बढ़ने लग गया है उत्तर वैदिक काल आते आते, ठीक है। अब हम कंपैरिजन एक साथ में करेंगे। उससे पहले सप्त सिंधु क्षेत्र और सरस्वती नदी का मैप देख लेते हैं। सप्त सिंधु में मैं आपको नदियाँ बता चुका हूँ, सिंधु, सरस्वती, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, ओके, अभी बताने की ज़रूरत नहीं है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का सबसे ज़्यादा पवित्रतम माना गया है और सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को एक तरीके से विद्या की देवी माना गया है। विद्या की देवी का बोलने का ऐसा मान सकते हैं कि सरस्वती नदी जो राजस्थान वाले क्षेत्र में से होके गुजरती थी, उसी के पास में मान लीजिए कि सरस्वती नदी यहाँ से होके गुजर रही है, इस जगह से होके। तो सरस्वती नदी के किनारे बहुत सारे ऋषि मुनि बैठ कर के अपना जो ग्रंथ थे वो रचते थे, ग्रंथों की रचना करते थे। तो सरस्वती नदी को ही विद्या की देवी माना जाता था, यानी वो ऋषि मुनियों को ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो सरस्वती नदी के किनारे प्राप्त हो रहा है, इसलिए उसे विद्या की देवी माना जाता था। और आज भी सरस्वती माता को, सरस्वती देवी को विद्या की देवी माना जाता है, ओके। सोम वहाँ पे फेमस पदार्थ था, जैसे पेय पदार्थ बोलेंगे। पेय पदार्थ जो था आज के समय पे आप जैसे शराब बोल सकते हैं या भांग बोल सकते हैं, वो सोम उस समय लोगों के द्वारा यूज किया जाता था। यज्ञ वगैरह जब उनके संपन्न हो जाते थे तो उसके बाद में सोम रस पिया जाता था, यानी आनंद मनाने के लिए और शोक प्रकट करने के लिए दोनों ही परिस्थितियों में सोम रस का यूज किया जाता था। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग के युद्ध का वर्णन है जो पुरुषनी नदी के किनारे हुआ था, ठीक है। और उसमें क्या है कि एक साइड में विश्वामित्र है और उसके साथ में 10 राजा हैं और दूसरी साइड में भरत कुल के राजा सुदास हैं। तो इसमें राजा सुदास जीत जाते हैं और इधर की साइड में 10 राजा हार जाते हैं। तो 10 राजा होने के कारण इसे दशराज्य युद्ध कहा गया है और ये पुरुषनी नदी के किनारे का हुआ है, ओके। आगे चलते हैं। ऋग्वेदिक नदियों के वर्तमान नाम अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ही था। सिंधु नदी अभी इस समय जो उस समय भी सिंधु था और इस समय भी सिंधु है। उसके अलावा सरस्वती का अन्य नाम जो है वो चितंग है। बेतस्ता यानी झेलम नदी, कुरुबु जिसे कुर्रम कहा जाता है, कुबा, काबुल, ये आप सारे के सारे देख लेना। पुरुषनी नदी, रावी, अभी थोड़ी देर पहले भी आपको मैं बता चुका था, अब दोबारा ये है। इनमें से किसी को भी डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है, किसी को भी। बोले दृष्टवती नदी को आज के समय पे क्या बोलते हैं, तो घग्गर नदी, ऐसे कुछ भी पूछा जा सकता है। बेतस्ता नदी को आज के समय पे क्या बोलते हैं, तो झेलम पूछा जा सकता है। पुरुषनी नदी को क्या बोला जाता है, तो रावी। अभी जैसे मैं बोल रहा था कि दशराज्य युद्ध कहाँ पे हुआ, दशराज्य युद्ध हुआ पुरुषनी नदी के किनारे, यानी आज के समय पे रावी नदी के किनारे। किन किन के बीच में हुआ, भरतकुल के राजा सुदास और 10 राजा और विश्वामित्र के साथ में, ओके। अब बात करते हैं, डिवीजन करते हुए समाज को देखते हैं कि वैदिक समाज कैसा था। अब तक ओवरव्यू में सारा देख लिया है, अभी कंपैरिजन करते हुए देख लेते हैं हम, ठीक है। हाँ, वैदिक समाज के 2 भाग होंगे, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक में ऋग्वेद जो था उसके पुरुष सूक्त में 10वें मंडल में 4 वर्णों का वर्णन किया गया है। 4 वर्ण जो हैं वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यानी 10वें मंडल में एक पुरुष सूक्त है, उसमें बताया गया है कि विराट ब्रह्म के शरीर से, मुख से जो निकलते हैं ब्राह्मण, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय, उसके जंघाओं से वैश्य और उसके पैरों से शूद्र, इस तरीके से उसमें लिखा हुआ है पुरुष सूक्त के अंदर। सामाजिक विभाजन जो था वो व्यवसाय के आधार पर था।
लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते ये सब विभाजन जो हो गया वो जाति व्यवस्था आने के कारण जन्म के आधार पे हो गया। यहाँ पे खास बात ये है कि कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण अगर चाहे तो क्षत्रिय में कन्वर्ट हो सकता है ऋग्वैदिक काल के समय पे, और क्षत्रिय चाहे तो वैश्य में कन्वर्ट हो सकता है, वैश्य चाहे तो ब्राह्मण में जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये व्यवसाय के आधार पे है। आदमी कौन सा व्यवसाय चूज करना चाह रहा है वो आदमी की इच्छा के ऊपर डिपेंड था। ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनसे पता चलता है कि उस समय जन्म के आधार पे नहीं था ये सब वर्ण व्यवस्था जो थी, लेकिन बाद में उत्तर वैदिक काल आते आते ब्राह्मणों का प्रभुत्व होता गया और जो सिस्टम चला आ रहा था ये जाति व्यवस्था में कन्वर्ट होने के कारण जन्म के आधार पे हो गया। और जैसे ही जन्म के आधार पे हुआ उसके बाद में छुआछूत का प्रचलन हो गया। ओके, समाज जो था ऋग्वैदिक काल में जो पितृसत्तात्मक था और उत्तर वैदिक काल में भी पितृसत्तात्मक था। ठीक है, घर का जो मुखिया होता था उसे कुलपति बोला जाता था। ओके, इसमें एक विवाह की पद्धति थी नॉर्मली, लेकिन कुछ लोग अमीर जो होते थे या कुलीन जो होते थे वो ज़्यादा अधिक विवाह भी कर सकते थे, लेकिन एक विवाह पद्धति को ही स्वीकार किया गया था। ठीक है, ऋग्वैदिक समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, लेकिन इधर की साइड में आते आते उत्तर वैदिक काल में आते आते महिलाओं की स्थिति कमज़ोर होने लग गई। पूर्ण रूपेण कमज़ोर तो नहीं हुई, लेकिन कमज़ोर होने लग गई धीरे धीरे। ओके, उसके बाद में उस समय बाल विवाह ये प्रथा नहीं थी, पर्दा प्रथा नहीं थी महिलाओं के लिए, सती प्रथा नहीं थी और विधवा विवाह थी। यानी कि समाज बहुत अच्छी कंडीशन में, महिलाओं के कम उम्र में विवाह नहीं किए जाते थे, पर्दा प्रथा थी नहीं, सती प्रथा नहीं थी, विधवा विवाह था, यानी पति मरने के बाद में दूसरी शादी कर दी जाती थी। स्त्रियों को अध्ययन की आज़ादी थी, स्त्रियों को अध्ययन की आज़ादी थी, यानी फुल तरीके से आज़ादी थी, पढ़ाई करो अपना। उसके एग्जाम्पल हैं घोषा और लोकमुद्रा नाम के एग्जाम्पल हैं। बाकी आप और सारे भी याद कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि 2 स्त्रियों के नाम बताइए, कौन कौन सी स्त्रियां हैं जिनको ऋग्वैदिक काल में विदुषी माना गया है। तो उनमें से एक कोई दिया जाएगा या कोई 1 या 2 बोल दिया जाएगा। तो घोषा और लोकमुद्रा तो कम से कम आपको याद रखना ही है। ऐसे ही सेम टू सेम अगर आपको उत्तर वैदिक काल की विदुषियों के नाम पूछे जाएँ तो गार्गी, वाचनवी और मैत्रेयी, ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जा सकते हैं। सुरा, मधुरस और सोमरस ये उनके पेय पदार्थ थे जो उन्हें यूज करते थे। ठीक है, धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में आते आते 4 पुरुषार्थ बनने लग गए। 4 पुरुषार्थ यानी मनुष्य के वे लक्ष्य जो उन्हें जीवन में प्राप्त करने ही हैं। तो उनमें से पहला था धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का पालन करना, अर्थ पैसे कमाना, घर गृहस्थी चलाना, काम यानी सुख की प्राप्ति करना और मोक्ष बढ़ते समय से पहले अपना मोक्ष जन्म मरण से छुटकारा पा लेना। धीरे धीरे 16 संस्कार का डिवीजन हो गया, 16 संस्कार बन गए जीवन में। उसके बाद में जी अभी तक चला आ रहा है, आप सब जानते ही होंगे। और एक शब्द यूज किया जाता था द्विज। द्विज मतलब 2 बार जन्म लेने वाला व्यक्ति। तो 2 बार जन्म कौन लेता था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। 2 बार जन्म कैसे लेता था? एक जन्म तो उसका शुरुआत में माताजी की कोख से हुआ था, उसके बाद में दूसरा जन्म कुछ समय गैप के बाद में 6 साल या 7 साल के आसपास में, जब वो विद्या आरंभ करता था, गुरुकुल में जाकर के बच्चा जब विद्या आरंभ करता था, विद्या आरंभ के समय, तो उसका दूसरा जन्म होता था, तो उसे द्विज बोला जाता था। और विद्या के लिए शूद्रों के लिए कोई प्रावधान नहीं था, यानी शूद्र विद्या ग्रहण नहीं कर सकते। ओके, ये आप समझ चुके होंगे। एग्जाम्पल में आप अगर ध्यान हो, अगर ऋषि वशिष्ठ वाला जो एग्जाम्पल है, ऋषि वशिष्ठ का अर्जुन वगैरह उनको तो वो शिक्षा दे रहे थे, लेकिन एकलव्य ने ऋषि वशिष्ठ को अपना गुरु मानते हुए और वो अपना धनुष चलाना सीख लिया था। तो वशिष्ठ जी नाराज़ हो गए थे और एकलव्य से जो दान में अपना उनका अंगूठा मांग लिया था। ओके, विदुषी महिलाओं के आप नाम याद रखना। उत्तर वैदिक कालीन में विदुषी महिलाएं डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ऐसे ही सेम टू सेम ऋग्वैदिक कालीन की ये पूछी जा सकती हैं। ओके, उसके अलावा यहाँ पे 4 वर्ण, ये कौन से मंडल में है, कौन सा सूक्त है, ये कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। विभाजन जो था ऋग्वैदिक काल में व्यवसाय के आधार पर था, बाद में जाति विभाजन और जन्म के आधार पर हो गया। ओके, 4 पुरुषार्थ कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। उसके अलावा 16 संस्कार हैं। ये सब अपना डिटेल में अगर जब पढ़ेंगे तो हम फुल कोर्स होगा तो वहाँ पे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने बताया क्रैश कोर्स है। अगर इन सभी चीज़ों को मैं यहीं पे पूरा कराने लग गया तो एक ही लेक्चर 3 घंटे का होगा। वैदिक काल को समझाने में 3 घंटे लग जाएंगे। ओके, आगे चलते हैं। अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में ऋग्वैदिक काल का और उत्तर वैदिक काल का कंपैरिजन करते देखेंगे। देखो, ऋग्वैदिक काल में पशुपालन मुख्य था और गाय जो थी वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पशु थी। ठीक है, गाय को एक तरीके से देवता माना जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते पशुपालन के स्थान कृषि ने ले लिया और कृषि मुख्य पेशा होने लग गया। ओके, ऋग्वैदिक काल में गाय जो थी वो संपत्ति का आधार थी और उस समय जौ और चावल सबसे ज़्यादा यूज किए जाते थे।
उत्तर वैदिक काल में आते आते कृषि का इतना विकास हो गया कि खाद्य वगैरह यूज किए जाने लगे। सिरा शब्द जो है वो हल के लिए उपयोग किया गया है, सिरा शब्द मिला है वहाँ पे उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में। सीता जो शब्द है वो हल रेखा के लिए यूज किया गया है। और यहाँ पे खाने के लिए चावल और गेहूँ दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जबकि ऋग्वैदिक में जौ और चावल हैं, और इधर उत्तर वैदिक तक आते थे चावल और गेहूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। गाय को सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिया गया है, महत्वपूर्ण बताया गया है, और उसके लिए युद्ध किए जाते थे। उन्हें गविष्टि, गवेषणा, गोसु, गत्य इन नामों से जाना जाता था। यानी गाय को प्राप्त करने के लिए युद्ध किए जाते थे उनके राजाओं के द्वारा, तो ये अलग अलग नाम यूज किए जाते थे। इधर की साइड में चरखों और करगों का उपयोग होने लग गया था। हाँ, अब यहाँ से देखते हैं व्यापार जो था वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था, और व्यापार जो थे वो वणिक लोग करते थे। एक शब्द निकल के आता है वहाँ पे ऋग्वेद में, निष्क शब्द है, जिसपे कंट्रोवर्सी है, लेकिन माना जाता है निष्क कोई स्वर्ण का टुकड़ा रहा होगा, स्वर्ण की मुद्रा रही होगी जिसका यूज किया गया है। लोहे की खोज हो गई थी इस समय तक, और लोहे को इसमें श्याम अयस्क नाम से जाना जाता है। ओके, और नो टैक्स सिस्टम था, कोई टैक्स सिस्टम नहीं था, बलि स्वेच्छा से कर दिया जाता। बलि का मतलब क्या होता था? स्वेच्छा से कर देना। लोग स्वेच्छा से कर देते थे राजा को, और टैक्स सिस्टम नहीं था, यानी अनिवार्य नहीं था। टैक्स सिस्टम को अनिवार्य कर दिया गया है यहाँ पे आते आते। उत्तर वैदिक काल में टैक्स सिस्टम को अनिवार्य कर दिया है, यानी बलि सबको देनी होगी। बलि का मतलब ये नहीं किसी को मार देना, वो बलि का मतलब है टैक्स, यहाँ पे बलि का मतलब हुआ टैक्स। ओके, उसके बाद में चरखे और करगे का उपयोग इधर की साइड में उत्तर वैदिक काल में होने लग गया। और जो व्यावसायिक संघ थे उनके अलग अलग संगठन थे, श्रेष्ठी नाम से था या गण नाम से था, इस तरीके के उनके व्यावसायिक संगठन थे। धार्मिक स्थिति देखते हैं ऋग्वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन, दोनों ही ऋग्वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन में। देखो, ऋग्वैदिक कालीन में 33 कोटि देवताओं की पूजा की जाती थी। 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवताओं की पूजा की जाती थी, और उसमें अलग अलग बटे हुए थे। आकाश के लिए 11, मध्य भाग के लिए 11 और पृथ्वी के लिए 11। इंद्र जो देवता थे वो सर्वाधिक पूजनीय थे। इंद्र को बारिश का देवता माना जाता था, ठीक है, और युद्ध का देवता माना जाता था। अग्नि देवता जो थे वो मनुष्य और देवताओं के बीच में कड़ी का काम करते थे, और हवन यज्ञ वगैरह किए जाते थे। वो अग्नि को आहुति दी जाती थी। सबसे ज़्यादा इंद्र के बाद में अग्नि देवता की ही पूजा होती थी, ठीक है। ये बहुदेववाद में भी विश्वास करते थे और एकेश्वरवाद में भी, यानी एक तरीके से सेक्युलर थे। बहुत सारे अलग अलग देवताओं को मान रहे हैं, और ये भी कहना है कि इन सब देवताओं के ऊपर भी एक देवता है। इस तरीके से एकेश्वरवाद को भी मान रहे हैं और बहुदेववाद को भी मान रहे हैं। इंद्र जो थे वो युद्ध के देवता थे और बारिश के देवता थे। वरुण जो था वो समुद्र का देवता था और ऋत का नियामक था। ऋत यानी जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको फल भोगना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति गलत काम कर देता था तो वो वरुण जी से माफ़ी मांगता था कि हे वरुण देव मुझे माफ़ कर दीजिए। तो ऋत के नियामक थे, जो ऋत यानी नियम चक्र चल रहा है उसके नियामक होते थे। सोम जो था वो वनस्पति का देवता था, सोमरस जो मैंने बताया। और ये लोग जो थे प्रकृति पूजक थे, ठीक है। ये ऋग्वैदिक कालीन व्यवस्था बात की मैंने। अब इसी साथ में उत्तर वैदिक कालीन बताऊँ। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जटिलताएं बढ़ गईं, कर्मकांडों पर अधिक जोर दिया जाने लगा, ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ गया, और लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। बड़े लेवल पे जो राजा महाराजाओं का सिस्टम आ गया था, उसके कारण लोग परेशान होने लग गए थे, क्योंकि उनको धर्म समझ में नहीं आ रहा था और उनकी स्थिति कमज़ोर होने लग गई थी। इंद्र का स्थान इस समय तक आते आते कमज़ोर हो गया, जबकि ऋग्वैदिक काल में इंद्र जो था वो सर्वाधिक पूजनीय था। उत्तर वैदिक में आते आते इंद्र की वैल्यू डाउन हो गई, और प्रजापति, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनकी वैल्यू जो है वो बढ़ने लग गई। ट्रिनिटी इन्हें बोला जाता है, इनकी अधिक पूजा की जाने लग गई। ओके, उसके बाद में एक पूषण शब्द आता है। पूषण जो था वो शूद्रों का देवता था, जिसे इन देवताओं को पूजने का अधिकार नहीं था, तो उनका अलग से देवता बना लिया इन्होंने पूषण से। ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ा, सामान्य लोग धर्म से दूर होते गए। इसके लिए धार्मिक जटिलता के कारण नई नई विचारधाराओं का महत्व बढ़ता गया। यानी आगे आने वाले समय पे ये धार्मिक जटिलता के कारण लोग इस धर्म से दूर होते जाएंगे और नए नए विचारक आते जाएंगे, जिनमें से जैन धर्म नया पनपेगा, उसके बाद में बौद्ध धर्म आएगा, और अलग अलग विचारक आएंगे, आजीवक, चारवाक, इस तरीके से अलग अलग बहुत सारे विचारक आएंगे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म अधिक विकसित हो जाएंगे, और ये ब्राह्मण धर्म जो है वो कमज़ोर होने लग जाएगा आने वाले समय पे, ठीक है। और क्यों आए जैन धर्म और बौद्ध धर्म? कारण यही है कि ये जटिलता जो हो गई है, इसे दूर करने के लिए सामान्य लोगों की समझ में ही नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। संस्कृत में अलग तरीके के कर्मकांड किए जा रहे हैं जो लोगों से बहुत दूर हैं। ओके, अब ये इस तरीके से मैंने आपको ये पूरा मैंने बता दिया है, वैदिक कालीन, उत्तर वैदिक कालीन और ऋग्वैदिक कालीन। यहाँ पे मैं कुछ इमेज लगाई हुई हैं जिन्हें मैं आपको समझा देता हूँ, और उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अपना महाजनपद काल है। देखो, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त मैंने आपको बोला था, पुरुष सूक्त
उस सूक्त में लिखा हुआ है, पुरुष सूक्त में, कि ब्राट जो मानव है उसको 4 भाग हैं। माउथ यानी मुंह से ब्राह्मण निकलेंगे यानी पुजारी निकलेंगे, उसके हाथों से भुजाओं से निकलने वाले हैं क्षत्रिय यानी जो शासन करने वाले रूलिंग क्लास है, उसकी थाइज यानी जंघाओं से निकलने वाले हैं वैश्य जो ट्रेड और कॉमर्स करने वाले हैं, और उसके पैरों से निकलने वाले हैं शूद्र जो सर्वेंट रहेंगे, सबऑर्डिनेट रहेंगे, और अपर तरीके सबऑर्डिनेट रहेंगे, यानी इन तीनों की ही सेवा करने के लिए शूद्र जो हैं वो बनने वाले हैं। तो ये अपने 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में लिखा हुआ है। ओके, उसके बाद में ये मैंने आपको यहाँ दिखाने के लिए लगा दिया है, बट मैं ऐसे फुल कोर्स फुल तरीके से जो मैं फुल कोर्स कराऊंगा उसमें समझाऊंगा, एक एक चीज़ को देखेंगे सोसाइटी की, कि सोसाइटी का नेचर कैसा था, बर्न सिस्टम कैसा था, फैमिली व्यवस्था कैसी थी, मैरिज कैसा था, एजुकेशन कैसा था, स्टेटस ऑफ वुमेन कैसा था, और उसके साथ साथ में हम ये देखेंगे कि ड्रेस कॉस्ट्यूम्स वगैरह कैसे थे, एंटरटेनमेंट के लिए क्या यूज किए जाते थे साधन, फूड हैबिट्स क्या थे उनके, हेल्थ हाइजीन क्या थी, हाउस होल्डिंग क्या थे, ये सब पूरा का पूरा हम फुल कोर्स में देखेंगे। अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ क्रैश कोर्स में एग्जाम की दृष्टि से, जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में जो पूछा जा सकता है, और ओवरव्यू की दृष्टि से आपको मैंने दिखा दिया है। ओके, ये आप एक इमेज देख लीजिए जिसमें 2 तरीके के वस्त्र यूज किए जाते थे, उत्तरीय एंड अंतरीय। उत्तरीय यानी ऊपर वाले हिस्से के लिए, और अंतरीय यानी नीचे वाले हिस्से के लिए, ये 2 तरीके के वस्त्र यूज किए जाते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो वैदिक समाज था उसमें ऊपरी वस्त्रों को क्या बोला जाता था, उन्हें बोला जाता उत्तरीय, और जो नीचे वाले जो वस्त्र होते थे उन्हें अंतरीय बोला जाता था। ओके, उसके अलावा ये सारी चीज़ें हमने फुल कोर्स के लिए छोड़ दी हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनका भी एनालिसिस करना जरूरी है कि यह सही था, गलत था, क्या इसके अलग अलग मतलब हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ये सामाजिक जिम्मेदारी होती थी मनुष्य की, ये सब आपको पता ही होगा, लेकिन हम फुल कोर्स में देखेंगे। 0 से 25 तक ब्रह्मचर्य, उसके बाद में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, उसके बाद में वानप्रस्थ, और लास्ट में संन्यास लेता था। और सामाजिक ड्यूटी जो कर्तव्य जो होते थे उसके धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये पुरुषार्थ जिसे बोला जाता है, पुरुषार्थ जो थे धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये अपना एक तरीके से सोशोलॉजी का भी पार्ट है। सोशोलॉजी जो अपना एग्जाम होता है RS में उसका भी पार्ट है ये सारे के सारे, और एथिक्स का भी पार्ट है ये सारे। ओके, और अपना हिस्ट्री का, कल्चर का तो पार्ट है ही। ओके, और यहाँ पे मैं आपको दोनों में अंतर बता देता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उन्होंने लिखना तो आता था, लेकिन हम उसे अभी तक हम पढ़ नहीं पाए। ठीक है, तो लेखन कला को पढ़ नहीं पाए, और इनकी जो लेखन कला है उसे हम पढ़ लिया है, उससे हम गए हैं, उसे हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो गलत लिखा हुआ था उसे सही कर दिया है। इनकी लेखन कला को पढ़ नहीं पाए। बुष्टोपोधन लेखन कला थी, भाव चित्रात्मक थी। इनके तो ग्रंथ हैं अपने ऋग्वेद वाले, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ, और उस तरीके से ग्रंथ हैं जो हमने पढ़ लिए हैं, और सब उनके ही आधार पर डिसाइड किया है कि ऐसा इतिहास रहा होगा। ये लोग जो वो घोड़े के साक्ष्य नहीं मिले हैं यहाँ पे कि घोड़ा नाम से कोई चीज़ जानवर रहा होगा, तो एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, क्या अपना सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ा के अवशेष मिले हैं, तो डायरेक्टली आंसर लिखना है नहीं, अवशेष नहीं मिले हैं घोड़े के। ओके, घोड़ा इधर की साइड में आते आते एक महत्वपूर्ण पशु है, घोड़ा का बहुत ज़्यादा यूज होता है अपने वैदिक काल में। ओके, यहाँ पे गाय के साक्ष्य के भी अभाव हैं, तो ये भी पूछा जाता है क्या उस समाज में सिंधु घाटी सभ्यता में गाय थी, तो उसका नॉर्मली आंसर माना जाता है नहीं। एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि गाय के साक्ष्य मिले तो उसका आंसर नहीं। और यहाँ पे गाय जो है वो आर्य लोगों के लिए, वैदिक सभ्यता के लोगों के लिए गाय बहुत महत्वपूर्ण पशु है। ओके, मूर्ति पूजा के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पे मूर्ति पूजा के साक्ष्य नहीं मिले हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ऋग्वेद काल में एक भी मंदिर के साक्ष्य नहीं है और मूर्ति पूजा के साक्ष्य नहीं है, जबकि यहाँ पे मूर्ति पूजा के साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि मैंने पिछले टॉपिक में जो आपको बहुत सारी इमेज दिखाई थी, मातृ मूर्ति, पशुपतिनाथ की मूर्ति, तो अपना सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति पूजा के साक्ष्य मिले हैं, और वैदिक सभ्यता में कोई मूर्ति पूजा के साक्ष्य नहीं है। रक्षा उपकरण बहुत कम थे, क्योंकि उस समय लोहे की खोज नहीं हुई थी, तो ये लोग आपस में युद्ध वगैरह भी नहीं लड़ते थे, शांति प्रिय लोग थे सिंधु घाटी सभ्यता वाले। इधर की साइड में वैदिक सभ्यता आते आते यहाँ पे रक्षा उपकरण की जानकारी अच्छी हो गई, लोहा की खोज हो गई, तलवार वगैरह ये सब बनाए जाने लगे। ओके, यहाँ पे व्याघ्र और हाथी के साक्ष्य मिले हैं, तो आप जो पशुपतिनाथ की सील में आपको दिखाया था व्याघ्र का और हाथी का फोटो, यहाँ पे बाघ के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, यानी जो वैदिक काल की जो पुस्तक हैं उनमें कहीं पे भी व्याघ्र का कोई वर्णन नहीं मिला है। ओके, यहाँ पे मोहरें मिली हैं, यहाँ पे मोहरों के कोई साक्ष्य नहीं है। सब ये जो है पुस्तकों के आधार पर हमने इतिहास बनाया है, और ये जो इतिहास है वो पुरातत्व के आधार पर इतिहास बनाया है। ओके,
ये व्यापार करते थे, विदेश व्यापार करते थे, इनका विदेश व्यापार बहुत उन्नत था। इनका विदेश व्यापार का कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन आंतरिक व्यापार करते थे, एक गांव से दूसरे गांव के बीच में व्यापार होता था, बार्टर पद्धति पर आधारित व्यापार होता था। लेकिन इनकी तरह ऐसा नहीं था कि अपने सिंधु घाटी सभ्यता से मेसोपोटामिया तक समुद्र के सहारे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये विदेश व्यापार करते थे और यहाँ पे विदेश व्यापार के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, ठीक है। तो ये आई थिंक ये पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो गया है। अपना वैदिक सभ्यता ये टॉपिक क्लियर हुआ। वैदिक सभ्यता के दो भाग आपको मैंने क्लियर कराए हैं, ऋग्वेद वाला और उत्तर वैदिक वाला। ऋग्वेद का समय हमने 1500 से 1000 BC का बताया है और उत्तर वैदिक काल का हमने 1000 BC से 600 BC तक का बताया है। ओके, इस तरीके से ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। हम अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है महाजनपद काल। ओके।